अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत की गई है। भारत ने पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान के साथ मुंसलिक करने की नाकाम कोशिश की। मुश्तरका एलामिया में वाज़ेह तौर पर भारतीय मौक़िफ़ को रद्द किया गया है। भारतीय वज़ीर दिफा ने एलामिया पर दस्तखत न करने का ऐलान किया, जो इस बैनुल अक़वामी फोरम पर उसकी तन्हाई को जाहिर करता है। ये सूरत हाल इस बात का सबूत है कि आलमी सतह पर भारत का यकतरफा मौक़िफ़ कबूलियत नहीं पा रहा। पाकिस्तान के लिए SCO के वज़ीर दिफा का इजलास एक सिफारती कामयाबी है, क्योंकि उसने आलमी सतह पर अपने मौक़िफ़ को मजबूत अंदाज में पेश किया। इसके बरक्स भारत की तन्हाई और गैर लचकदार रवैया आलमी मंजरनामे में उसके असर रसूख को मजीद महदूद कर रहा है। आज़ादी के बाद से भारत बज़ाहिर गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी, तीसरी दुनिया में चल रही आज़ादी की तहरीकों और फ़लस्तीन की हिमायत जैसे मौक़िफ़ का हामिल रहा है। ये मौक़िफ़ नेहरू से लेकर वाजपेयी तक कमोबेश कायम रहा। ख़ास तौर पर ईरान के साथ भारत के गहरे तहजीबी, तारीख़ी और इक़्तिसादी ताल्लुकात खुशगवार रहे हैं। वाजपेयी ने ईरान और भारत को जुड़वां तहजीबें करार दिया था, मगर गुज़िश्ता चंद बरसों में भारत की खारजा पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली रूनुमा हुई है। अमरीका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का आगाज़ तो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हो चुका था। इसराइल को भी तस्लीम कर लिया गया, मगर नरेंद्र मोदी के दौर में ये ताल्लुकात महज इश्तिराक तक महदूद न रहे, बल्कि भारत अमलन अमरीकी और इजरायली कैंप का हिस्सा बन गया। फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करने वाला भारत अब इजरायली पॉलिसीज़ की ताईद में खड़ा नजर आता है। ईरान और इजराइल के हालिया तनाज़े के दौरान भी भारत ने अपने पुराने मौक़े से मुकम्मल लाताल्लुक़ी इख्तियार की। जब शंघाई ताउन तंजीम ने ईरान पर हमले की मजम्मत की, भारत ने उस एलामिया से लाताल्लुक़ी का भी ऐलान कर दिया था। भारत का तर्ज़ अमल उसके नए स्ट्रेटेजिक झुकाव की गमाज़ी करता है, जो मुकम्मल तौर पर अमरीका और उसके इत्तेहादियों की पॉलिसीज़ के साथ हमआहंग है। यही भारत जो माजी में नौआबादियाती निज़ाम का मुखालिफ रहा, आज इसराइल जैसे साम्राज्यी मुल्क के साथ खड़ा है। इस पॉलिसी का मकसद अगरचे इलाक़ाई असर रसूख बढ़ाना हो सकता है, मगर क्या इसका खुमियाजा भारत को ज़बरदस्त सिफारती साल की सूरत में भुगतना पड़ सकता है? ऐसे में सवाल यही है कि बदले हुए इलाकाई और आलमी मंजरनामे को पाकिस्तान कैसे अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। SCO पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत, भारतीय वज़ीर दिफा एलामिये पर दस्तखत से इनकारी। दूसरी तरफ ट्रंप के मोदी पर बरसते निश्तर, भारतीय तन्हाई पाकिस्तान के लिए ग्लोबल साउथ में किरदार बढ़ाने का कितना बड़ा मौका है? शहजाद साहब, आलमी फोरम पर बदल रहा है, साथ आगे पीछे भी हो रहे हैं, जंगें बंद भी हो रही हैं, शुरू भी हो रही हैं। ये जो पूरी सूरत हाल तब्दीली दे रही है ग्लोबल साउथ में, हमसायों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो पूरे खित्ते को मुतासिर करते हैं। पाकिस्तान के पास अपना किरदार बढ़ाने का कितना बड़ा मौका है इस सूरत में? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मेरा ख्याल में ऐसी बहस हमारे यहाँ जरूर होनी चाहिए। दो चीजें पहले कह दूं। देखिए, जहां तक भारत का पहलगाम का वाकया या उसका जिक्र ना आना एलामिया के अंदर, अगर उसको इसकी कोई शिकायत है, तो मेरा ख्याल है उसका ताल्लुक इससे है कि भारत का जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। उसके ऊपर कोई लोग कुछ बिलीव नहीं कर रहे। जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो उसके ऊपर कोई इतना यकीन नहीं कर रही। लगता है कि जो एक फॉल्स फ्लैग का जो इल्ज़ाम उन पर लगता है वो बिल्कुल ठीक है, और इस वजह से दुनिया बहुत केयरफुली उनकी बात को वे करती है और उसके बाद गालिबन रद्द कर देती है, जिस तरीके से आपने देखा। बलूचिस्तान का अगर मेंशन होता है तो वो एक एज ए इस्टेब्लिश्ड सेसेशनिस्ट मूवमेंट के तौर पे किया जाता है। अब अगर भारत उसके ऊपर कोई नाराजगी का इजहार करता है, तो क्या भारत इस चीज का जिक्र कर रहा है कि हाँ, एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, हमारा उसके अंदर रोल है और उसका जिक्र आ रहा है? यानी ये तो एक दो भारत को भी सोच के बारे में जब बात होती है, तो अगर वो इस तरीके से अपनी शिकायत इसका इजहार करता है तो उसका अपना रोल भी उसमें वाज़ेह होकर सामने आता है। दूसरी एक और बात, जो मेन बात आपका सवाल ग्लोबल साउथ के बारे में है, मेरा ख्याल है नई टर्म है, वरना इससे बहुत अरसा पहले 1970-60s के अंदर नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट हुई। वो नॉन अलाइंड मूवमेंट भी एक तरह की ग्लोबल साउथ मूवमेंट थी। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जायल होती गई जब ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ी, और उसके बाद अमेरिका का रोल बहुत वाज़ेह के सामने आया 89 के अंदर, और उसके बाद फिर ग्लोबलाइजेशन का मामला स्टार्ट हुआ, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी कदर खोता गया। क्या आप पाकिस्तान बना पाता है इस तरह की चीज के अंदर? देखिए, ग्लोबल साउथ एक बहुत वसी एरिया है, इन उसमें आ जाते हैं, और कोई कहाँ पे खड़ा है अपनी किसी कैपेसिटी के अंदर, कोई किसी जगह पे है, और पाकिस्तान जो खुद अपने तौर पे इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है अंदरूनी तौर पर,
उसके लिए मुश्किल है कि वो किसी तरह की कोई आवाज या लीडरशिप के रोल के अंदर आए। हाँ, एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर के तौर पर जरूर आ सकता है। हमारी देखिए स्पेस कैसे क्रिएट होती है, किस चीज से क्रिएट हुई? एक मिलिट्री परफॉर्मेंस की वजह से। मैं उसको विक्ट्री कहने पे भी थोड़ा सा जरा शाकी हूं। अच्छा, हमें एक बड़ा वाज़ेह पे कहना चाहिए और मानना चाहिए इन चीजों को। हम ओवरप्ले तो करते हैं, अपनी छोटी सी खुशियों को भी बहुत बड़ी खुशियां बना के हम उसका जिक्र करते हैं, लेकिन हकीकत को भी भूलना नहीं चाहिए। तो एक रिलेटिवली बेहतर परफॉर्मेंस थी हमारी मिलिट्री, जिसने स्पेस क्रिएट की। आज इंडिया और पाकिस्तान एक ही सांस में उनका जिक्र होता है। वो जो डिहाइफनेशन थी वो खत्म हो चुकी हुई है, तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन अब इसको अगर हमने कोई पायदारी देनी है तो हमारे अंदरूनी तौर पर सियासी और मुआशी और मुआशरती, ये जब तक हम ठीक ऑफ दी नजर नहीं चाहिए जाए कि हम उसे कोई इसके अंदर कोई एक इफेक्टिव आवाज बन के उभरें। आवाज हमारी बहरहाल एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार मुल्क के तौर पे, कौम के तौर पे रहनी चाहिए, लेकिन उससे पहले कौम बनना, वो कौम बनना लाजिम है जिसको हर दायरे में हर वक्त जिसकी इज्जत की जाए और जिसकी बात को कोई क्रेडिबिलिटी दी जाए। ठीक हो गया। रजा साहब, शंघाई ताउन तंजीम से मतलूबा हिमायत ना मिलना या वो कुछ ना मिलना जो भारत चाह रहा था, रूस और चीन अमरीकी इजारादारी कबूल करने को तैयार नहीं। हमने हालिया दिनों में भी देखा उन्होंने अपनी पोजीशन वाजे की जब ईरान और इसराइल का इशू चलता। ग्लोबल साउथ अमरीकी इजारादारी खत्म करने में क्या भारत को रुकावट तस्वुर कर रहा है? देखिए, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है आपकी, मगर बड़ा मसला ये है आयशा, जैसे कि अब ये कहा जाता है कि अपने आप को कोई मुल्क हो या शख्स हो या ख़ानदान हो या कम्युनिटी हो, अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना या अंडर एस्टिमेट करना दोनों ही नादानी और स्टुपिडिटी होती है। हिंदुस्तान ने ये किया कि उनके पास चूँकि एक नई जिसे कहते हैं कि दौलत वो आई, फॉरेन रिजर्व्स ऊपर गए, एक्सपोर्ट्स गई, फॉरेन कंपनियों ने आके प्लांट्स लगा ली, तो उन्होंने समझा कि वो तो अब दुनिया की सुपर पावर बन गए हैं। और यही मुगालता जो है उन्होंने अपने 1.5 अरब आवाम के सर में भी जो है वो डाल दिया कि जी हम कोई बहुत बड़ी सुपर पावर हैं। हकीकत ये जो है वो ये है कि अभी हिंदुस्तान का सुपर पावर क्या, रीजनल पावर ही नहीं है। जो कोई भी ऐसा मुल्क, अगर आप तारीख देख लीजिए पिछले 200-300 साल की, तो उसमें कोई मुल्क जो अपने नेबरहुड में पीस ना रख सकता हो, उसकी वहाँ पे वैल्यू और कदर ना हो, वो कोई रीजनल या सुपर पावर नहीं बन सकता। तो हिंदुस्तान को इस वक्त ये सबसे बड़ा मसला लाहक है। और ये जो रिसेंट पाकिस्तान के साथ जो जंग भी हुई और उसके बाद जो सफारती तन्हाई आलमी लेवल के ऊपर हिंदुस्तान ने एक्सपीरियंस किया और अभी तक वो रोध हो रहे हैं, उससे उनको अब ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि जब तक वो इस खित्ते में अपने ताल्लुकात ठीक नहीं करते, खुसूसन पाकिस्तान के साथ, और मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आते, तो वो उनको इसी तरह से जो है वो सामना करना पड़ेगा हजीमत का। ये SCO में क्या हुआ कि वो क्या चाह रहे थे कि जी पहलगाम को के लिए पाकिस्तान को कंडेम करे चीन और दीगर लोग, जबकि ये सब ममालिक इस वक्त दुनिया के, ये मां सिवाय इसराइल, ये कह चुके कि पाकिस्तान का पहलगाम से ताल्लुक के ऊपर कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है, ना हिंदुस्तान ने दिया ना लाए हैं। तो ये तो इस वक्त उनकी जो मैं ना मानूं और वो जो जिद है उसका शख्साना वो भुगत रहे हैं। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं बारहा, पाकिस्तान को ब्रिक्स में दावत भी दी जा रही है, पाकिस्तान की SCO में एक जगह बन गई है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अगर अपनी सिफारतकारी और अपनी मैशत की तरफ तवज्जो दे तो यकीनन जो आपने कहा कि ग्लोबल साउथ या जनूबी साउथ या इनको तरक्की पजीर अकवाम कहा जाता था, पाकिस्तान उसमें एक बहुत बड़ी पावर और एक बहुत तवाना आवाज बन के उभर सकता है। मगर यहां पे 2-3 ऐसे मसाइल हैं जो कि मैं समझता हूं उसकी तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। हिंदुस्तान को तो हमने बैश कर लिया, लेकिन अब जरा अपने बैकयार्ड की तरफ भी देखें तो सबसे पहले तो हमारी जो माशी कमजोरियां हैं उसका कुछ जिक्र शहजाद साहब ने भी किया, उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। हमारा ग्रोथ रेट अभी भी कमजोर है और आजकल दुनिया की वो कौमें मजबूत होती हैं जिनकी मईशत जो है वो मजबूत हो, जिनके लोगों को खाना मिले, नौकरी मिले, रोजगार मिले, सेहत तालीम मिले। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की सिफारतकारी जिसके ऊपर तवज्जो हमारी नहीं रही। अभी इस हालिया क्राइसिस में हमें यह दिखाई दिया कि हमने अपना डेलीगेशन भेजे, सिविलियंस को आगे भेजे, जो बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं उनको आगे किया। 2019 में हम क्या कर रहे थे, कहां थी हमारी गवर्नमेंट जब इंडिया ने कश्मीर को हड़प कर लिया और यहां पे 70 साल से कश्मीर कश्मीर करके हमने कितनी जंगें लड़ी और वो
उस वक्त हमारा मौकफ बिल्कुल उस वक्त हमें चाहिए था, हम ये सिफारिशकारी करते, लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने नहीं किया। अल्लाह जाने, उनसे पूछ लीजिएगा जब आपको मौका मिले। और तीसरी चीज़ ये कि अपने घर की सफाई, भल सफाई जिसे कहा जाता है, FATF में पाकिस्तान ने बहुत कुछ अचीव किया है, दुनिया उसकी मोतरफ है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो, टेरर फाइनेंसिंग हो, इंतहा पसंद तंजीमें हो, लेकिन अब उसका एक जायजा और लेना पड़ेगा और बिल्कुल एब्सोल्यूट सफाई करनी पड़ेगी ताकि किसी में यह हिम्मत या जुर्रत ना हो कि वो पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा सके, ना हिंदुस्तान, ना अमेरिका, ना कोई और मुल्क। तो ये हमें यहां भी तवज्जो देनी है और जाहिर बात है आलमी सतह के ऊपर जो कुछ हमारी गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कर रही है, फील्ड मार्शल भी इसमें बहुत एक्टिव है, तो ये मिलजुल कर हमें अपना जो है आवाज भी बनना है, लोगों की तर्जुमानी भी करनी है और अपना घर मजबूत करना है। दुरुस्त हो गया, मतलब समझ तो नजर आ रही है, लेकिन वो जो भल सफाई की कह रहे हैं वहां बड़ी तवज्जो की जरूरत है, वो जो गवर्नेंस है। खैर ज़ैगम साहब, आपकी जानिब आऊं, अभी ऊपर शहजाद साहब ने जब नॉन अलाइंड मूवमेंट का जिक्र किया, भारत उसका हिस्सा रहा, मगर अभी हम देख रहे हैं ईरान इसराइल जंग में भी, मतलब हमारे वाली के बाद अगर यहां देखें तो अहम मुल्कों ने अपनी पोजीशन वाजे की। रूस, चीन, शिमाली कोरिया, पाकिस्तान सब ईरान के साथ खड़े थे, भारत जाके खड़ा हुआ है इजराइल और अमेरिका के साथ। भारत की इस वाजे पोजीशन ना होने पर, मतलब ईरान के साथ भी ताल्लुकदारी अच्छी रही है, उसको काफी क्रिटिसिज्म मिला। सवाल आपसे ये है कि जो मोदी की इस वक्त पॉलिसीज हैं, प्रो इजराइल पॉलिसी, ये क्या टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए है या सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी नजर आती है? कुछ तो है ना कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी वाला मुल्क, जो ख़ुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहता था, या शायद अब भी कहता होगा, चौथी बड़ी मईशत, और हालत ये है कि फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं। माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए रैलियां की थी, वो तवा लेकर पीछे पीछे फिर रहा है और मोदी साहब आगे आगे फिर रहे हैं। अब हुआ क्या है जो आपका सवाल है, मेरे ख्याल में हुआ ये है कि देखें, जो रियासतें होती हैं बैनुल-अक़वामी अमूर में, ये रेशनल एक्टर्स होती हैं, ये अपने फैसले इस बुनियाद पे करती हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, और उसमें वो साथ देखती हैं कि दूसरे मुल्क के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, और फिर कोई विन विन सॉल्यूशंस निकालती हैं। सही। लेकिन जब किसी रियासत के हुक्मरान नस्ल परस्त सुप्रेमसिस्ट हो जाएं, हुक्मरानों की आइडियालॉजी सुप्रेमसिज्म पर मबनी हो, जिसका मतलब है बर्तरी पर मबनी हो कि हम जैसा है कोई नहीं, तो फिर रेशनैलिटी लूज होती है। वो अकल जो चाहिए होती है बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में, उस पर असर पड़ता है, इर्रेशनैलिटी आ जाती है। तो भारत में मेरे ख्याल में यही आया है। जिस गरूर का जिक्र किया गया, उसकी क्या रेशनैलिटी है? ठीक है, भारत की मईशत बेहतर हुई, लेकिन ज़रा पर कैपिटा तो निकालें, एक भारतीय के हिस्से में क्या आता है। ज़रा खाली ये तो गिन लें कि सुबह सुबह जो हैं वो कितने लोग पुलों के इर्द गिर्द, पटड़ियों के इर्द गिर्द क्या करने जाते हैं। भारत की तकरीबन आधी आबादी, टॉयलेट नहीं है, गुर्बत बेशुमार है, और ग़िज़ाइयत की कमी आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा है। ग़िज़ाई तौर पर भारत आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा गैर महफूज है, भूख पाकिस्तान से आज भी ज़्यादा है। और फिर आप ये समझने लग जाएं कि हम तो नॉर्थ में पहुंच गए हैं, हम तो अमेरिका यूरोप बन गए हैं, और हमारे जैसे जो हैं, जिनकी लीडरशिप का ख्वाब था, जिसकी लीडरशिप हासिल करने के लिए 70 साल काम किया, और आज जब उस ग्लोबल साउथ के दिन आए, जब दुनिया में ग्लोबल साउथ एक वायबल कैंप बन गया। ग्लोबल साउथ इस वजह से वायबल कैंप बन गया कि जो तरक्की है वो एशिया की तरफ आने लग गई, एशियन सेंचुरी आ गई। जब एशिया के मुल्क ग्लोबल साउथ इकट्ठे होने लग गए, नए कैंप्स बनने लग गए, तिजारत होने लग गई, उस वक्त आप वहाँ जा पहुँचे। आपने कहा नहीं, तो हम तो अमेरिका के साथ हैं, नेबरहुड का भी ख्याल नहीं है। और उसमें आप देखिए कि उसी सुप्रीमसिस्ट आइडियालॉजी में मुसलमानों के साथ ये सलूक करके, उन गौ रक्षकों ने और कत्लेआम करके, इनकी ज़िंदगी हराम करके मुसलमान मुल्कों को नाराज़ कर दिया। सही। मालदीप और बांग्लादेश, उसको छोड़े एक ही जो हिंदू रियासत है, भारत के अलावा एक ही हिंदू रियासत है दुनिया में, नेपाल, वो भी नाराज़ है। और फिर ह्यूमन राइट्स का जो हशर नशर किया, और जिस तरह जाके कत्ल करना शुरू कर दिया यूरोप में और अमेरिका में और कनाडा में लोगों को,
तो उससे वेस्ट को भी नाराज़ कर दिया, सही, दहशतगर्दी फैला के। तो ये इन्होंने जो किया है उसकी वजह से पाकिस्तान को एडवांटेज मिल रहा है। पाकिस्तान ने रेशनल एक्टर के तौर पर काम किया है, पाकिस्तान ने अलायंसेस बनाए हैं, इस अरसे में कोई गरूर नहीं दिखाया। और चीन के साथ अगर अलायंस था तो फिर वेस्ट के साथ भी इसको बैलेंस किया, जो बहुत बड़ी बात थी, जो आपको डोनाल्ड ट्रंप कहता हुआ नजर आया। मुसलमानों के साथ भी हमारी दोस्ती है, लेकिन चैलेंजेस यही हैं। भारत बहुत बड़ी इकानमी है, ठीक, हमें अपने आप को माशी तौर पर मजबूत करना होगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम, ह्यूमन डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ हम इस खुशी में नहीं रह सकते, इस खुशी में नहीं रह सकते कि इस वक्त हमें डिप्लोमेटिक कुछ फायदे हुए हैं, हमने इसके नीचे बुनियादें खड़ी करनी है। दुरुस्त हो गया, नीचे बुनियादें खड़ी की जानी जरूरी हैं। हमाद साहब ये फरमाइएगा, जैसे अभी ऊपर नेपाल, मालदीव्स, बांग्लादेश की बात की, मशरक़ वस्ता का जिक्र करें, ये जो भारत की खारजा पॉलिसीज हैं, इलाके असर रसूख जिसकी वो चाह में सब कुछ कर रहा था, ये उसके असर रसूख के लिए क्या खतरा बन रही हैं, बन जाएंगी? जी, असर रसूख के लिए खतरा तो पैदा हो गया। यानी दुनिया उनको अब जिस नजर से देख रही है, जिसका एक मुजाहरा एससीओ में हुआ है, और इसके अलावा भी बहुत से शवाहिद आए जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के दिन थे, उस वक्त भी हमने देखा और उसके आफ्टरमाथ में भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान अपने आप को किसी और नजर से देख रहा है, दुनिया उसे किसी और एनक से देख रही है। तो हिंदुस्तान एक कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होता गया, एक तशख़्ख़ुस का मसला उनके लिए पैदा हो गया, कंफ्यूज्ड रियासत लग रही है वो, और हर फोरम पर उसका इजहार हो रहा है, जिसका ताजा इजहार ये हुआ जिस पे हम बात कर रहे हैं। यानी रियासत लगता है जैसे इट इज आउट ऑफ टाइम, कोई आउट ऑफ ट्यून हो गई है विद द टाइम्स। सही। और जब इसकी मिसाल देखिए आप कि हमने जो पीछे से हम डिस्कस कर रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर जो तब्दीली आई है कुछ सालों में, यानी हिंदुत्व के हवाले से, उसके बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी मुख्तलिफ तरह से ये रिफ्लेक्ट करना शुरू हो गई है। और हमने ये इसका मुजाहरा जो है, अब देखें ऐसी मसलन लोग, आप दुनिया में इस वक्त जो टाइम्स हैं वो वॉर्स की तरफ तवज्जो है, और वॉर्स में कैसे जाना है और कैसे निकलना है। टेररिज्म इस वक्त दुनिया की फहरिस्त में नंबर 1 नहीं है, जैसे कि पहले हुआ करता था, और हिंदुस्तान की बात भी सुनी जाती थी, और वो जरा अपने उस मुद्दे को लेकर कोशिश करते थे कि पाकिस्तान को विप किया जाए, उससे लैश किया जाए। लेकिन अब ये मामला नहीं है, अब तो सिक्योरिटी के कुछ और कंसर्न्स हैं, कुछ जंगें हो रही हैं, तो हिंदुस्तान अपना पुराना वही बात करता चला जा रहा है। जैसे पहलगाम वाकई के हवाले से ये तो खैर हद ही कर दी उन्होंने कि बगैर सबूत के ही वो कोशिश करते हैं कि उनकी दुनिया सुन ले। हालांकि उन्हें अंदाजा हो गया कि पिछले कुछ दिनों में हमारी वॉर के बाद से कोई उनको हामी नहीं मिला। अब उन्होंने यहाँ जाकर भी वही बात दोबारा करने की कोशिश की और उन्हें दोबारा वही जवाब मिला है। तो हिंदुस्तान का रवैया जो है, जैसे हम गिनवा रहे हैं कि इलाके में उन्होंने क्या किरदार अदा किया और तमाम ममालिक को वो नाराज कर बैठे हैं, यानी अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। अब हो चला यकीन कि बुरे हम हैं दोस्तों। हिंदुस्तान को अब पता लग जाना चाहिए कि उनकी पॉलिसी में कुछ बुनियादी खला मौजूद है इस वक्त, जिसकी वजह से छोटी छोटी रियासतें और चीन तक सब उनसे, उनके हमसाए भी नाराज हैं और दुनिया की उन्हें हिमायत नहीं मिल रही। देखिए, जैसा साथ के हवाले से हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का कुछ ऐसा किरदार रहा जिसकी वजह से वो तंजीम जो है वो मौसर नहीं हो सकी, जबकि उसके आसपास बनी थी जो तंजीमें उसी दौर में मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ खित्तों में उन्होंने कामयाबी हासिल की है, उन्होंने इलाके में ताउन किया है और खित्ते बतौर खित्ता तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। जबकि यहाँ पर हिंदुस्तान की हटदर्मी, उसकी चौधराहट की ख्वाहिश, उसका रवैया जो है, उसकी वजह से साथ भी आप नाकाम कहिए उसको। और इसी तरह ही एससीओ में, इसमें तो बहुत मुल्क है और बड़े मुल्क शामिल हैं, इसलिए हिंदुस्तान शायद इसको उस तरह इन्फ्लुएंस ना कर सके। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, ये बच्चेकाना एक रवैया है, एक कंफ्यूज रवैया है कि आप उसको ज्वाइंट कम्युनिके को कहते हैं, हमें साइन नहीं करेंगे। दुरुस्त। तो हम ये समझते हैं, और बलूचिस्तान के हवाले से ये नुकता दोस्त बता रहे हैं, ये भी दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान की तकवीम, इससे बढ़िया पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है उनको दुनिया तस्लीम कर रही है, क्योंकि वो अक्ल पर मबनी और दलील पर मबनी और एक सामने नजर आने वाली चीज है। तो आप ये, मैं आखिरी फिक्रा बस ये बोलता हूँ कि हमारी जो हैसियत में तब्दीली है उसको नुमाया किरदार अदा किया है ये जो हालिया पाक इंडिया वॉर हुई थी, उसमें जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, मतलब इसमें मोदी साहब को शुक्रिया जरूर अदा कर दें कि कुछ तो आसानियां हुई। हमारी सिफारतकारी की बात हो रही है, खारजा पॉलिसी की एक सिमत नजर आ रही, मगर एक अहम नुकता इस गुफ्तगू में जो उठाया गया वो है हमारी मईशत और गवर्नेंस। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मौसमियाती तब्दीलियों की, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है, और ये दोनों मामलात को भी बहुत बड़ा खतरा है अगर हम तैयार नहीं हैं। इस ब्रेक के बाद
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में मानसून का आगाज हो चुका है, मगर सवाल यह है कि हम इन गैर मुतवक्के और शदीद मौसमी हालात के लिए कितने तैयार हैं। मानसून की पहली बारिश ही क़यामत बनकर बरसी है। मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 7 अफराद जान से गए, जबकि 20 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। ये सिर्फ हादसात नहीं बल्कि हमारी शहरी मनसूबाबंदी, इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती तैयारियों की नाकामी का सबूत है। मौसमियाती तब्दीली अब कोई मुस्तकबिल की पेशगोई नहीं रह गई, बल्कि पाकिस्तान की हालिया हकीकत बन चुकी है। दुनिया भर में जारी मौसमियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल है। हालिया जर्मन वॉच रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब भी उन 10 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती खतरात से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के मजमूई ग्रीन हाउस गैस अखराज में 0.8% का हिस्सेदार है, लेकिन आलमी माहौलियाती तब्दीली के सबसे ज्यादा असरात हम पर पड़ रहे हैं। इस्लामाबाद में हालिया तेज बारिशें और जालाबारी, कराची में जलजिले और जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी ने यह वाज़ेह कर दिया है कि माहौलियाती तब्दीली महज एक साइंसी इस्तिलाह नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हमें बराह रास्त मुतासर कर रही है। महकमा मौसमियात खुद तस्लीम करता है कि मौसमी हालात की पेश कोई अब रवायती अंदाज से मुमकिन नहीं रह गई, क्योंकि दुनिया भर में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जमीन की प्लेटें हरकत में हैं, समंदरी तूफान, हीट वेव्स और जालाबारी अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर आ रही है। गुज़श्ता बरस शदीद गर्मी की लहर ने पाकिस्तान में मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया था। कई इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी तजावुज़ कर गया। यही गर्मी की लहर इस साल मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में कुछ इलाके और शहर शदीद गर्मी के बायस रिहाइश के लिए कम मौजू हो सकते हैं। मरी में बर्फबारी में 59 से 26% तक कमी, दरियाओं का सूखना, ज़ेरे ज़मीन पानी का तेजी से कम होना और पानी ज़ख़ीरा करने के मौसर निज़ाम का फुक़दान पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी, तवानाई बहरान और सेहत आमा जैसे संगीन खतरात की जानिब धकेल रहा है। सवाल ये नहीं कि मौसम क्यों बदल रहा है, असल सवाल यह है कि हम इन बदलते मौसमों के मुताबिक अपनी रियासती, शहरी, ज़रई और तालीमी कब्र कैसे तब्दील करेंगे। क्या मानसून का हर सीज़न अब हमें नई तबाही की खबर देगा या हम तबाही से पहले तैयारी का फैसला करेंगे? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान मुतासरा तरीन ममालिक में शामिल, तूफ़ानी बारिशें, सैलाब, जलजिले, पानी की कमी और गर्मी की शिद्दत। क्या रियासत और अवाम मौसमियाती हकीकतों का सामना करने के लिए तैयार हैं? ज़ैगम साहब, 2022 का तबाहकुन जो सैलाब था 1/3 पाकिस्तान को डुबो गया, सैकड़ों जाने गई, लाखों अफराद बेघर हुए, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। हमने सबक सीख लिया है, तैयारी कर ली है, अवाम ये सब जानते और समझते हैं अब। ऐसा मौसमियाती तब्दीली आ नहीं रही, आ चुकी है और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आपने जिन 2022 के फ्लड्स का जिक्र किया उसमें एस्टिमेशन है कि $40 बिलियन का नुकसान हुआ और 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर हुए, और ऐसा फ्लड दोबारा किसी भी वक्त आ सकता है। पिछले साल जो हीट वेव चली और फिर इस साल भी आई, उसमें नए रिकॉर्ड कायम हुए, 50 डिग्री तक टेम्परेचर गए। इन टेम्परेचर्स में क्लाइमेट माइग्रेशन अभी से शुरू हो गई है। जैकबाबाद, सिब्बी, इन इलाकों से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। रहना मुश्किल तो क्या नामुमकिन होता चला जा रहा है पाकिस्तान के बहुत से इलाकों पर। कितना बड़ा ये एक समाजी मसला है। फिर खुश्क साली, अभी जिस खुश्क साली से हम गुजरे हैं, जिसका ज़ोर अभी टूट रहा है, लोगों के पास कम्युनिटीज़ में पानी नहीं था, चश्मे खुश्क हो गए थे, कुएँ खुश्क हो गए थे, और ज़राअत पे जो असर पड़ा है उसके तो पीछे भी असरात नज़र आ रहे हैं, आगे भी नज़र आएंगे। क्या हम तैयार हैं? नहीं हैं। हमने एडाप्टेशन के लिए जो करना था वो नहीं किया। ज़राअत की हमारी पैदावार मुतासर हो रही है, हमारी रिसर्च भी कमज़ोर है, जिसने नई वैरायटीज़ लानी है, नए तरीके लाने हैं कि कैसे किसान एडजस्ट करे, और हमारी एक्सटेंशन तो है ही नहीं कि जो हमारे पास रिसर्च हो, जो तरीके हों, वो किसान को हम कैसे बताएं, कैसे समझाएं। पानी के मामले पर हमने कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे खर्च कम करना है। हमारे एक्विफर, ज़ेरे ज़मीन पानी तमाम शहरों में ख़त्म हो रहा है, और हम ऐसे पानी खींच रहे हैं एज इफ़ देयर इज़ नो टुमारो। ये पानी लाखों साल में जमा हुआ था, ये 2 बारिशों का पानी नहीं है जो इस वक्त हम सैकड़ों फुट नीचे जाके खींच रहे हैं। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो शहर क्या करेंगे? ये पानी खींचने की इजाजत देने वालों के पास दिमाग है सोचने के लिए? कोई रिसर्च है कि ये हजारों साल में इकट्ठा किया पानी ये मुफ्त में जैसे जो कंपनियां निकाल के बेच रही? ज़ैगम साहब, इतनी छोटी छोटी बातें और इतनी तवज्जो से मतलब आ रही है हमारी हुकूमतें और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस। सिर्फ
जी सिर्फ मुफ्त नहीं है। मैं आपको बलूचिस्तान की एग्जांपल देता हूं, वहां तो बारिश होती नहीं है, वहां तो रिप्लेनिश करने का सवाल ही नहीं है। सिर्फ लाखों साल का महफूज पानी है जिसकी बुनियाद पे हजारों साल बलूचिस्तान ने जिंदा रहना है। और हालत यह है कि वहां पे 20-30 साल से ट्यूबवेल बिजली से मुफ्त चलते हैं, कोई बिल नहीं जमा करता। जो ट्यूबवेल लगा सकता है वो पानी खींच रहा है और वो ट्यूबवेल मुसलसल चल रहा है। वहां पे भी कई शहर रहने के काबिल नहीं रहे और पूरे बलूचिस्तान को खतरा है। बलोच वसाइल पे लड़ रहे हैं, उनको ये अकल नहीं है कि अगर नीचे पानी नहीं होगा तो तुम रहोगे कैसे, किस बलूचिस्तान में रहोगे, बलूचिस्तान के कौन से वसाइल इस्तेमाल करोगे, खुद तो तुम कराची में होगे, तो यहां वसाइल कौन लेगा। तो ये हमारा मसला है, ज़राअत ने पानी कैसे इस्तेमाल करना है, वहां पे जो ज़िया है उस पे नहीं है। फ्लड्स के लिए हम तैयार नहीं हैं, तो हमारी पॉलिसी हम तो बार बार प्लेटफॉर्म से सवाल उठाते हैं, बार बार उठाएंगे कि ये शऊर अवाम को हुकूमतों ने देना है, इसकी तैयारी करवा कर देनी है। रजा रूमी साहब, वजीर ने भी, हमारे मुसद्दिक मलिक साहब हैं मौसमियाती तबीयत, उन्होंने कहा जी 200 अरब डॉलर दरकार है। जब 22 का मामला हुआ उस वक्त वादे किए गए कमिटमेंट्स पाकिस्तान के साथ 10 अरब डॉलर की थी, 1/3 वसूल हो सका क्योंकि हम तैयार नहीं थे। अब आज 3 साल बाद हम जहाँ बैठ के बात कर रहे हो, हमें चाहिए तो सही इमदाद, हासिल कैसे होगी, इस्तेमाल कैसे करेंगे, रिजल्ट क्या निकाल के देंगे, कोई हमारे पास प्लान नहीं है, कोई हमारी तैयारी नहीं है, लोगों को शऊर नहीं है इस चीज़ के इस्तेमाल का कि हमने निपटना कैसे अगर सब कुछ तब्दील हो रहा है। कहाँ से शुरू करें, हर बार बात करते हैं बुनियाद पे खड़े होते हैं। देखिए आयशा, बात यह है कि ये हमारे यहाँ जब भी ये तस्करा होता है, कोई तालीम हो, सेहत हो, माहौल हो, वसाइल, हमें जी पैसे नहीं है, पैसे चाहिए, दुनिया मदद कर दे। बात यह है कि ये एक सेकेंडरी चीज़ होती है, सानवी चीज़। पहली ये चीज़ होती थी क्या हम कमिटेड हैं या नहीं, क्या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स, हमारी सियासी पार्टियां, हमारी अशराफिया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, क्या उनको इस चीज़ का इदराक है कि दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली जो है वो इस कदर संगीन और शदीद हो चुकी है कि इस वक्त जो बहुत सारे ममालिक हैं वो कहीं आगे निकल गए हैं तैयारी में। आप देखिए कि पिछला जो साल था वो दुनिया का पिछले 150 साल में गर्म तरीन साल था, और इस साल भी जो टेम्परेचर्स हुए हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में 50 डिग्री, 52 डिग्री, 48 डिग्री एवरेज, इसमें कोई क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, चरिंद परिंद, दिहाड़ी वाले मजदूर क्या मजदूरी करेंगे, काश्तकार क्या उगाएगा, बाकी मसाइल जैगम साहब ने जिक्र कर दिया, मैं इनको दोहराऊंगा नहीं। तो बात यह है कि इस वक्त हमें तैयारी की जरूरत है। उसमें किधर से तैयारी शुरू करें, यहाँ तो यही समझ नहीं आती। बिल्कुल, उसके लिए इदारे, देखिए क्लाइमेट चेंज भी गवर्नेंस से, जिस जो हमारा निज़ाम हुक्मरानी है और उसके लिए इंस्टीट्यूशंस जिसे कहा जाता है, इदारे जो कि उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो तैयारी करते हैं, उसमें सरे फहरिस्त रोल लोकल गवर्नमेंट्स का है। पाकिस्तान वो मुल्क है, 5वां बड़ा आबादी के एतबार से मुल्क है, 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है, जहां पे लोकल गवर्नमेंट्स हैं ही नहीं मुंतखब, कहीं कहीं पे हैं जो हैं, आपको पता ही है कैसी हैं। तो जब तक आप लोकल गवर्नमेंट्स ही बनाएंगे, क्योंकि जो गवादर में होना है, जो बलूचिस्तान में होना है, जो खैबर पख्तूनख्वा में होना है, वो वहां की लोकल गवर्नमेंट तय करेगी, सूबाई गवर्नमेंट भी नहीं तय करेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी सो कॉल्ड फेडरल मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनको क्या आपने पावर और वसाइल दिए हुए हैं। क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री पहले एनवायरमेंट की मिनिस्ट्री होती थी, जो कि सबसे ज्यादा अंडर फंडेड खुडे लाइन मिनिस्ट्री होती थी। यानी किसी बाबू को, सीनियर बाबू को खुडे लाइन लगाना होता था तो उसको सेक्रेटरी एनवायरमेंट लगा दिया जाता था। मुझे आजकल का नहीं मालूम, गालिबन अभी भी कोई ज्यादा बड़ी तब्दीली नहीं होगी। हाँ, बाहर के दौरे वोरे ट्रिप्स होते हैं क्लाइमेट चेंज के, तो वो पर्क्स मिल जाते हैं। और आखिरी बात आयशा, 1 मिनट ओनली, और वो तीसरी चीज जो है वो है कि आपने इसके लिए अवाम को कितना आगाह किया है, कितना शुरू किया है। मेरे ख्याल से मैंने तो पिछले चंद हफ्तों में इस प्रोग्राम से पहले माहौलियाती तब्दीली पे कोई ट्रांसमिशन नहीं देखी। ठीक, अगर हम मजीद इस पर बात करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। ब्रेक के बाद शहजाद साहब और हमाद साहब की राय आपके सामने। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, मौसमियाती तब्दीलियां हकीकत बनकर सामने खड़ी हैं, क्या अवाम जानते हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे बचा जा सकता है, हमने इसकी तैयारी कर ली है? पहले तो हमें अवाम को ये बताना पड़ेगा कि ये होती क्यों है, ये क्यों हो रही है। तेल, गैस, डीजल, पेट्रोल, जिससे जो भी चीज़ चलती है, चाहे वो आपके कारखाने हैं, चाहे कारें हैं, चाहे ट्रेनें हैं, चाहे जहाज हैं, ये हर तरफ इतनी गर्मी पैदा कर रहे हैं, उनकी जो गैसें हैं, जो उसका एग्जॉस्ट निकलता है, कि उसकी वजह से ये टेम्परेचर्स बढ़ते जा रहे हैं हमारी सड़कों पे। और सिर्फ पाकिस्तान में भी नजर आता है, लेकिन दुनिया भर में तो हद हो गई है
जितनी गाड़ियां सड़कों पे चल रही हैं उसकी वजह से ये मौसमियाती तब्दीली। अब जरूरत क्या है किस चीज की? अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, वहां से बाकी चीजें तो सारी बातें हो गई। आपने कहा कि 1 मिलियन टन से कम है पाकिस्तान का ऐसा कार्बन फुटप्रिंट, 0.82। दुनिया का एवरेज जो है, दुनिया की एवरेज वो है 4 टन फी बंदा। हम हमारे यहाँ 0.1 यानी 1 से भी कम। लेकिन हुआ क्या है पिछले 20 साल के अंदर कि पाकिस्तान की जो ये टेम्परेचर बढ़ाने की और हमारी गैसें जलाने की जो और फी बंदा जो हमारी कंट्रीब्यूशन है वो 123% बढ़ी है, यानी दुगनी से भी ज्यादा हमने कर दिया उसको। इतनी हम गाड़ियां और ये सारे कुछ मोटरसाइकिल और डीजल और स्कूटर और ये सब जो कुछ हर चीज चलती है, इतना इस्तेमाल, उससे हमारे यहाँ ये चीज। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, हमने अपने दरख्त गायब कर दिए, दरख्त काट दिए। और इस दरख्त काटने की वजह से हमारा पाकिस्तान का जो फॉरेस्टेशन, जहां पे दरख्त हैं, जंगलात जो है, वो सिर्फ 5% एरिया है। यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा क्या कहता है, दुनिया की एवरेज के अंदर कम से कम 25% होना चाहिए। आपके पड़ोस में भारत है, कितना है? 30%। लोग 30-30, 40-40, 50-50% के ऊपर वो एरिया, जमीनी एरिया जहां पर जंगलात उगाए जाते हैं। पाकिस्तान सिर्फ 5%। एक आपकी वैसे मुसीबत कि आप इतनी दुनिया की वजह से सही, लेकिन वो हम इतनी गर्मी जो है वो हो रही है। एक आपने ये कर दिया, पानी की कमी। तो अगर हुकूमत किसी को देखना है तो मैं 4 चीजें बोलूंगा कि मुझे वो हुकूमत, मुझे एक तो हैरानगी है 200 अरब पता नहीं कहाँ इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है ये गाड़ियां खरीदेंगे 200 अरब के साथ, गाड़ियां खरीदेंगे और कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाएंगे और जलाएंगे उसको। अच्छा, 4 चीजें मैं बता रहा था। शऊर लोगों के अंदर, किस चीज का? पानी को संभालो, पानी की कंजर्वेशन करो, पानी को कम इस्तेमाल करो। पानी होगा तो जंगलात उगेंगे, और फिर उसके बाद दरख्तों को उगाओ। उसके बाद सोलर यानी अपनी एनर्जी मिक्स को चेंज करो। ये जो कुदरती तरीके हैं बिजली पैदा करने के या उसको इस्तेमाल करने के एनर्जी को, यानी पेट्रोल डीजल से दूर हो जाओ, इलेक्ट्रिकल चीजें ज्यादा इस्तेमाल करो, गाड़ियां हो या जैसी भी चीजें। फिर हम कहेंगे कि हम अपनी हद तक अपने तय बड़ी थोड़ी बहुत कोशिश करके जी आगे आ चुके। जी, दुरुस्त हो गया। हमारे साहब, ये 3-4 पॉइंट्स जो कहे गए हैं अभी शहजाद साहब की तरफ से, हमने इस तरफ सफर शुरू कर दिया है? सफर तो हमने क्या शुरू करना था, हमें इसका इदराक नहीं है ठीक तरह। हमारी रियासत को रियासत की सतह पर इसका इदराक नहीं है। हुकूमतें करती हैं कुछ ना कुछ, लगता है जैसे वो बेनियाज नहीं है, लेकिन दरअसल ये मामला इस तरह नहीं। जो खिलाफ मामूल हुआ करता था अब वो मामूल बन चुका है। यानी मौसम उतर उतर हो गया, सारी दुनिया में हुए, मैं अमेरिका में हूँ इस वक्त, यहाँ पर हीट वेव चलती है, किसी खित्ते में कुछ हो रहा है, सब लोग अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तो शदीद तरीन हो रहा है और उसके पास वसाइल नहीं है इस सारे मामले से निपटने के लिए। और हम क्लाइमेट जस्टिस की बातें करते रहते हैं। क्लाइमेट जस्टिस को अगर फर्ज करें ना हो, जो कि नहीं हो रही, तो हमें खुद कुछ करना होगा इसके बारे में, हमें ही करना होगा। हम इसको अभी तक उस सतह पर एहसास पैदा नहीं कर सके। अब जबकि हम सुन रहे हैं कि हिजरतें आगाज होने वाली हैं, पानी खत्म हो रहा है, अजनास जो है वो कम हो रही है, सब्जियां फल, हम हर रोज देख रहे हैं इस मामले को, कीमतें भी बढ़ेंगी इनकी, और ये सारा मामला हमारे काबू से बाहर होता जाएगा। हमें रियासती सतह पर देखें, जैसे अभी मैं कल ये एक में जो कॉन्फ्रेंस हुई मैं देख रहा था कि उन्होंने हालात देखते हुए अपने फंड्स किसी और तरफ मुख्तस करना शुरू कर दिए, यानी अपने दिमाग की तरफ। जो उनको मसला था उसको एकदम उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। हमें रियासती सतह पर फैसला करना होगा। पहले हम कहते रहे तालीम हमारा मसला नंबर 1 है, फिर हम कहते रहे आबादी हमारा मसला नंबर 1 है, हमने इन मसाइल को हल नहीं किया, हत्ता कि मजीद मसाइल शामिल होते गए, क्लाइमेट का जो मसला शामिल हुआ है, अब हम कह रहे हैं कि ये हमारा मसला नंबर 1 है, तो वरना तबाह ही हो जाएगा सब कुछ। तो रियासती सतह पर अगर इसका इदराक नहीं किया जाएगा तो हम नाकाम हो जाएंगे। ये हमारा मसला नंबर 1 है। दुरुस्त हो गया जी, दुरुस्त हो गया। यही कंक्लूड कर लेते हैं कि आबादी हम समझा नहीं सके, इदराक और एहसास हम इस बारे में भी दे पाएंगे। डॉलर हमें जरूर दरकार है, मगर उससे पहले इदराक और एहसास दिलाना जरूरी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।